जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 19 सितंबर 2024 के विजनाइज न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको, ये उसके आंसर्स हैं B, B, C, D। और ये रहेंगे आज के आपके क्वेश्चंस। दो ही है क्योंकि इतना मुझे प्रीलिम्स बेस कोई आर्टिकल लगा नहीं, और ये एक मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आप अपने आंसर भेज सकते हैं। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इवैल्यूएशन करके दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज़ है ट्राइबल को रिलेटेड। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है नई स्कीम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इनका मेन फोकस रहेगा जो ट्राइबल फैमिलीज़ है, जो ट्राइबल विलेजेस हैं, उनके एरियाज़ में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करना और उनका संपूर्णतः विकास करना। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से उनका विकास करना, डेवलपमेंट करना, दैट्स इट। ये जो हमने स्कीम लाई है वो ऑलरेडी जो हमारी स्कीम चल रही है PM जन मन योजना या फिर जन मान योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, उसके कुछ लर्निंग से, उसके कुछ सक्सेस से सीख के हम ये स्कीम लेकर आए हैं। ठीक है, मेन फोकस क्या है? तो डेवलपमेंट करना, दैट्स इट। कितने पैसे हमने अलोकेट किए हैं? तो अराउंड 80,000 करोड़ है, उसमें से 60,000 करोड़ के आसपास सेंटर से आएंगे। अभी के लिए हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है? देखो 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, नया तो हुआ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अराउंड 10.5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है और 705 जितनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया में रहती हैं। ठीक है, देखो बाकी तो ये सब नॉर्मल है, ऐसे ही बना हुआ है, तो थोड़ा सा भगा देंगे कि भाई ये जो फंड आने वाले वो 17 मिनिस्ट्री के अंदर से आने वाला है, और ये डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर लोकेट होगा 5 साल के अंदर अंदर। फिर इसके साथ साथ ये जुड़े हुए हैं PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ भी, उनकी प्रोग्रेस को भी इसमें मैप किया जाएगा। फिर ये हमें प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल, जिधर स्टेट और सेंटर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है कि दोनों एक साथ काम करें, सेंटर एंड स्टेट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब एक दूसरे के सहकार के साथ काम कर रहे हैं, दैट्स इट। मिशन का गोल क्या क्या है भाई? तो सबसे पहले तो हम पक्का हाउस प्रोवाइड करेंगे, जो पक्का हाउस हमारा PM आवास योजना के अंदर है, सेम टू सेम उसके जैसे ही प्रोवाइड करेंगे। फिर वही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ताकि वो खुद ले पाए। फिर यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे एजुकेशन का, कि सबको एजुकेशन मिल जाए। फिर हेल्दी लाइफ सबकी रहे और डिग्निफाइड एजिंग रहे, वो भी हम ध्यान देंगे। मतलब सारे डायमेंशन हो गए ना, कि भाई रोटी, कपड़ा, मकान एंड एजुकेशन एंड हेल्थ सब हमने दे दिया। ठीक है, ये मिशन के गोल है 1 2 3। और इसके साथ आप इनलाइन कर सकते हो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी। मैंने आपको कल ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ाया है, तो आप बस मुझे कमेंट में इतना बता दीजिए कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे फिट बैठते हैं। ठीक है, हेल्थ के साथ कौन सा वाला जाएगा, एजुकेशन के साथ कौन सा वाला जाएगा, और यहाँ पे हम जो वर्क और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ कौन सा जाएगा। 3 मुझे बता दीजिएगा, मैंने कल ही आपको याद करवाना है। ठीक है, फिर भैया PM जुगा के अंदर ये जो स्कीम है जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंदर दूसरे कौन कौन से इनोवेशन हमने लेके आए हैं, इनोवेटिव स्कीम कौन कौन सी है? तो भाई ट्राइबल होम स्टे। इसके अंदर क्या है कि कोई लोग घूमने जाते हैं ट्राइबल एरियाज़ में, तो उधर के ट्राइबल के घर में आप रह सकते हैं। ठीक है, ये स्कीम है, जो अलाउ करेंगे उसी के घर में। ठीक है, फिर भाई सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉरेस्ट राइट होल्डर्स, यानी कि जो भी ट्राइबल रह रहे हैं उसके फॉरेस्ट में उनके कुछ राइट को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसे हॉस्टल। फिर भाई डायग्नोस करना है बड़ी बड़ी बीमारी को, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, ये वन ऑफ द बीमारी है। फिर ट्राइबल मल्टीपर्पज़ मार्केटिंग सेंटर भी बनाएंगे, जहाँ पे जो ट्राइबल प्रोडक्ट है उनको हम मार्केट कर पाएँ, उसको बेच पाएँ। ठीक है, हल्का सा मैं बता देती हूँ सिकल सेल क्या होता है। इन शॉर्ट, हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल का कुछ ऐसा शेप होता है, राइट, कटोरी जैसा। अभी सिकल सेल में क्या होता है, ये जो रेड ब्लड सेल है ना वो टर्न हो जाता है, वो ऐसा मुड़ जाता है, दैट्स इट। सीकल शेल्प के हो जाते हैं, एकदम सीकल कैसा होता है, एकदम ऐसा मुड़ा हुआ वैसा हो जाता है, दैट्स इट। यही है सीकल सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कैबिनेट क्लियर प्रपोजल फॉर 1 नेशन 1 इलेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बार आपको न्यूज़ में आगे भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कॉन्स्टेंटली जारी रहेगा। इवन पिछले 1 साल से तो मैं खुद भी इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन शॉर्ट ना, हमारे देश में बातचीत चल रही है कि हम क्या करें। बहुत सारे इलेक्शन आते हैं ना, कि पंचायत का इलेक्शन आ गया, स्टेट का इलेक्शन आ गया, फिर लोकसभा का इलेक्शन आ गया, तो हम क्या करते, लगातार हमें वोट देने जाना पड़ता है, बार बार वोटिंग होती है, बार बार खर्चा होता है, लोगों का नहीं, गवर्नमेंट का भी।
तो इन सब को टैकल करने के लिए हम एक इनिशिएटिव लेके आए कि हम क्या करते हैं कि एक हमारा राष्ट्र है तो इलेक्शन भी एक ही रखते हैं। इस एक इलेक्शन के अंदर ही पंचायत का इलेक्शन भी हो जाएगा, स्टेट का इलेक्शन भी हो जाएगा और लोकसभा का जनरल इलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब वोटर को एक ही बार वोट डालना है, मतलब एक ही बार जाना है और सबका वोट काउंट हो जाएगा। दैट्स इट, इट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। सो क्या है भाई, तो होल्डिंग इलेक्शन, एक सेकंड, होल्डिंग इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल यानी कि जनरल इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडीज टूगेदर। दैट्स इट। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा आप खुद सोचिए। देखो आंसर राइटिंग ऐसे ही इंप्रूव होगी कि आप खुद कोई डायमेंशन सोचेंगे। डायमेंशन सोचने के लिए मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि पेस्टल अप्रोच का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आता है तो ये सारे के सारे समझ लिए। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल या फिर इकोनॉमिकल, और एल से लीगल जा सकते हैं आप, फिर कल्चरल भी जोड़ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, उसका यूज़ कीजिए। इधर देखो कौन से फिट बैठ रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा भाई, तो खर्चा कम होगा। हमने पिछले लोकसभा के इलेक्शन में 2019 वाले में 60,000 करोड़ खर्च कर दिए थे। फिर स्टेट के इलेक्शन में अलग ही, ये कौन सा डायमेंशन जाएगा, पेस्टल वाली अप्रोच में हमारा ई से इकोनॉमिक वाला। फिर इंक्रीज वाटर टर्न आउट, डेफिनेटली वाटर क्या बार बार वोट देने जाता है ना तो इतना अवेयरनेस होती है, इतना मज़ा नहीं आता है। तो एक बार ही जाएगा तो हो सकता है कि वाटर भी जो वाटर जाते हैं वो ज़्यादा जाए। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट जाएगा हमारे पेस्टल में, पॉलिटिकल। फिर भाई स्टेबल पॉलिसी एंड ग्रोथ, देखो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो आपकी पॉलिसी है ना वो भी अच्छी रहे। क्यों, क्योंकि इलेक्शन के दौरान लगता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी कोई आप नए इनिशिएटिव लेके नहीं आ सकते हो ड्यूरिंग इलेक्शन। अभी देखो इलेक्शन तो बार बार होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बार बार लगेगा। अगर एक ही बार इलेक्शन होगा तो एक ही बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, तो जो पॉलिसी है वो आपकी अच्छे से चलती रहेगी। ठीक है, उसमें कोई बिजनेस पे, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा पेस्टल में कहाँ पे जा सकता है, एस में जा सकता है, सोशल, कि सोशल सोसाइटी पे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर लास्ट है स्मूथ डिलीवरी सर्विसेज, तो भाई हाँ डिलीवरी भी अच्छी दे पाएंगे भाई, क्योंकि हर एक इलेक्शन होता है, हर एक में हम, आप अगर वोट देने गए हो तो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को रखा जाता है। अगर बार बार इलेक्शन हो रहा है तो बार बार उन्हें रखा जा रहा है। अगर एक ही बार रखा जाए तो डेफिनेटली वो ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पेस्टल में चला जाएगा एल में, लीगल में, या फिर लीगल के बजाय आप लॉ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये बस मैंने आपको बना के दिया, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये पेस्टल में ही फॉर्म हो, आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता है, नहीं याद आ रहा है तो पेस्टल डाल लो। तो ये सब जनरल पॉइंट है, तो आपको पता चल जाए कि वोटर का टर्नआउट बढ़ जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा, स्टेबल पॉलिसी हमारी रहेगी और सैलरी डिलीवरी भी अच्छी होगी, क्योंकि एक ही बार अगर करना है 5 साल में तो सब लोग काम अपना अच्छे से करेंगे। तो इश्यूज़ क्या क्या है भाई, क्यों हमें नहीं करना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन से दिक्कत भी क्या हो सकती है। सबसे पहला तो भाई मार्जिनलाइजेशन ऑफ रीजनल पार्टीज हो जाएगा। रीजनल पार्टी मतलब कोई एक जगह की पार्टी है, समझ लीजिए कि स्टेट पार्टी है, कोई छोटी पार्टी है, तो वो तो दब जाएगी ना बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच, तो उनकी वॉइस कोई सुनेगा ही नहीं, मतलब वॉइस उनकी स्मॉल हो जाएगी। तो हाँ भाई मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि छोटी पार्टी को देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टीज है ऑन द ग्राउंड। फिर भाई रिडक्शन हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी को। अभी क्या होता है, इलेक्शन अगर बार बार होता है ना तो पॉलिटिशियंस को भी बार बार खड़ा होना पड़ता है, बार बार पब्लिक के सामने आना पड़ता है कि हाँ भाई मैं ये करके दूंगा, मैंने ये कहा था, ये ऐसा भी होगा। इलेक्शन बार बार हो रहा है तो इनको आना भी बार बार पड़ेगा और अकाउंटेबल भी बार बार होना पड़ेगा। बट अगर एक ही बार इलेक्शन होगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, फेडरलिज्म के भाई ये नुकसान करता है। समझ लीजिए ये आर्टिकल बहुत पहले यूज़ होता था, ठीक है, अभी तो इतना ही यूज़ होता है। आर्टिकल 356 क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है कि स्टेट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, इमरजेंसी लगा दीजिए। अगर वन नेशन के बाद इमरजेंसी लगती है तो स्टेट तो पैरालाइज हो जाएगा ना, ये आप स्टेट की ऑटोनॉमी छीन लोगे, तो इट इज़ अगेंस्ट द फेडरलिज्म। फिर साथ ही साथ कंसर्न्स रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यस, अभी खुद समझ लीजिए आपकी खुद वोटर है, ठीक है, आपको स्टेट में अगर इलेक्शन आया है तो आप स्टेट के इश्यूज़ को देखते हो, स्टेट के लीडर्स को देखते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना वोट देते हो। और नेशन का इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन लोकसभा का, तो आप नेशन एज अ होल देखते हो। बट अभी इलेक्शन ही एक साथ हो जाए तो आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि यार पूरे के पूरे देश को मुझे देख के वोट देना चाहिए या फिर स्टेट को देख के वोट देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके स्टेट में इशू है एनवायरनमेंट का,
और आप उस पर काम करना चाहते हो, उस जैसे लीडर को वोट देना चाहता हो जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड काम करे। बट एट द सेम टाइम नेशन में इशू है सिक्योरिटी का, तो आप चाहते हो नेशन में ऐसी पार्टी आए जो सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करे, तो आप क्या करेंगे? इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए हो गया। नॉर्मल है इश्यूज़, कुछ खास नहीं है। आप खुद भी अपने तरीके से बहुत से सोच सकते हैं। जैसे चलो मैं एक आध बता देता हूँ, ठीक है, कि लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी होंगे कि एक साथ आप पूरे के पूरे नेशन में करवा रहे हो, तो आपको उतनी फोर्सेस अपलोड कर डिप्लॉय करनी है, फिर एक साथ उतने ईवीएम आपको डालने हैं, फिर उसको वरी काउंट भी करना है। साथ ही साथ ये हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोले, पर सोचो अगर पूरे देश में एक साथ ये लगेगा तो ये लॉन्ग टेन्यूर के लिए लगेगा, क्योंकि एक साथ अगर पूरे देश में चल रहा है तो बहुत लंबे टाइम तक लगेगा ना। क्योंकि हो सकता है कि गुजरात में इलेक्शन 1 तारीख को हो, फिर महाराष्ट्र में 2 तारीख को हो, केरला में 3 तारीख को हो। इलेक्शन भी फेजेस वाइज होते हैं, एक साथ मतलब एक ही घंटे में इलेक्शन नहीं हो जाएगा, फेजेस वाइज होते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लंबा चल सकता है। तो ऐसे बहुत कुछ होता है, स्टेट की ऑटोनॉमी वायलेट हो सकती है, हो सकता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और भी बढ़ जाए। तो ये सब और भी एग्जाम्पल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने दिमाग को बस खुला रखिए, एग्जाम्पल आपको खुद याद आ जाएंगे भाई। तो कमेटी ने क्या बोला है? कमेटी हमने बनाई थी इसी के ऊपर, श्री रामनाथ कोविंद जी जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे, वो इनके हेड थे। उन्होंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरीके से, कि सबसे पहले कि भाई हम एक साथ कंडक्ट करेंगे लोकसभा और अपने स्टेट असेंबली का इलेक्शन, उसके लिए अमेंडमेंट कीजिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए स्टेट की रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और दूसरा, हम लोकल इलेक्शन जो करने वाले हैं म्यूनसिपल और पंचायत को, उसको भी एक साथ करने वाले हैं, उसको भी अमेंड कीजिए। इसके लिए स्टेट की रिकमेंडेशन मैंडेटरी होगी। ठीक है, कितनी? तो 1/2। ओके, फिर भाई डीलिंग कैसे करोगे हर असेंबली में? समझ लीजिए कि कोई असेंबली टूट जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन से, उसकी मेजोरिटी खो जाती है, तो अब क्या करेंगे हम? तो जितना भी उस असेंबली का टेन्यूर बाकी होगा ना, न्यू इलेक्शन उतने ही टेन्यूर के लिए होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समझ लीजिए बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार गिर जाती है और उनको 2 साल हो चुके हैं, तो बाकी का टेन्यूर कितना बाकी है? 3 साल तक का। जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो सिर्फ 3 साल के लिए ही आएगी, क्योंकि फिर गलत ना हो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। फिर भाई कॉमन इलेक्टोरल रोल, सबके लिए इलेक्टोरल रोल सेम ही होगा, तो ऑल 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब इलेक्शन एक साथ ही चलते थे, पर धीरे धीरे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आता रहा अलग अलग राज्य में, फिर धीरे धीरे राज्य या तो आगे चले गए या तो पीछे चले गए इलेक्शन में, और धीरे धीरे सब कुछ तितर बितर हो गया। बाकी पहले एक साथ चलता था जब शुरू हमने किया था। ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा हो गया, बट इट्स फाइन। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी इसी के ऊपर से मैंने दिया हुआ है मेंस का, तो देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मैंने ज़्यादा 10 मिनट के बहुत ज़्यादा खींच लिया यार। ठीक है, चलिए फिर है भाई यूनियन कैबिनेट ने भाई बिल्ड किया है प्रपोज किया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। देखिए स्पेस में ना स्पेस स्टेशन होते हैं, ऑलरेडी 2 स्टेशन तो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन। आपको ये बात पता होनी चाहिए, अभी तो बहुत भी न्यूज़ में है, सुनीता विलियम्स जी वहाँ पे फंस गए हैं, इसलिए आपको पता ही होगा। ठीक है, इंडिया ने सोचा है कि हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। स्पेस स्टेशन इन शॉर्ट होता क्या है पता है? स्पेस के अंदर एक अपनी ऑफिस समझ लीजिए, दैट्स इट। यहाँ पे स्पेस का वर्क आप बैठे बैठे करोगे। सैटेलाइट होती है ना, सैटेलाइट जैसा एक बड़ा सा होता है, बहुत बड़ा, जो कि काम करता होता है, दैट्स इट। इंडिया ने बोला है कि हम भी अपना बनाएंगे। चाइना ने जैसे अपना खुद का तियांगोंग बनाया, हम बनाएंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, दैट्स इट। यहाँ पे देखो उसके बारे में इतना लिखा हुआ नहीं है, मैंने ऐड कर दिया ऊपर से, इधर से हम देख लेंगे कि भाई इसका मेन फोकस क्या रहे, कब ये बन के आएगा। तो भाई हम पहला मॉड्यूल बनाएंगे 28 के आसपास, फिर एक्सपेक्टेड हम लॉन्च करेंगे और ऑपरेशनल करेंगे 35 के आसपास। और ये भी अलाउ करेगा कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट उधर रहना चाहता है तो 3 से 6 महीने तक उधर स्टे कर सकता है। रह के क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, दैट्स इट। कितने एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं? तो 3 से 4 एस्ट्रोनॉट रह पाएंगे। और बाकी सब नॉर्मल बातें कि भाई ऑर्बिट में 400-500 किलोमीटर की रफ्तार से घूमेगा, दैट्स इट है, नॉर्मल सब बातें हैं। पावर सप्लाई कहाँ से आएगी? तो पॉलीमर इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर स्टेशन यहाँ पे होगा सिस्टम, उसके थ्रू आएगी। ठीक है, हटा दीजिए। ठीक है, ये सब उधर नहीं लिखा हुआ था, मैंने सोचा हल्का फुल्का बता देता हूँ। ये 2035 में बनने ऑपरेशनल होने वाला है, तो कोई जल्दी नहीं है याद रखने की भी,
बहुत कुछ आने वाला है आगे। फिर दूसरा हमारा गगनयान प्रोग्राम भी है। गगनयान में क्या होने वाला है भाई, तो हम इंडिया के 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे, लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में, 400 किलोमीटर ऊपर। दैट्स इट। ठीक है, आपको ये भी पता होगा शायद, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट। चलो आगे देखते हैं। फिर अभी ये इसका फ़ायदा क्या होगा, हमने अगर ये ऊपर भेज दिया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो भाई हमारा जो गोल है अमृतकाल विजन, वो फुलफिल होने में मदद करेगा। फिर इंडिया का अगला मिशन है क्रूड लूनर मिशन 2040 में, उसमें भी ये में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, ये क्या है 2040 वाला मिशन, कि हम मून पे अपने क्रू को उतारेंगे, एस्ट्रोनॉट को उतारेंगे। ठीक है, दैट्स इट। फिर भाई माइक्रोग्रेविटी की जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट होगा हाईटेक स्पेस और अलग एक सेक्टर में। लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस आती है ना भाई, इस सेक्टर में भी हमें जाना चाहिए। ओके चलो रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। इवन ये एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा अभी अभी देखना, इसरो के जो हमारी यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी अपलोड होता है कि क्या आप भाई एस्ट्रोफिजिक्स साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ऐसे बनिए, ये वो खुद भी धीरे धीरे ज़्यादा इंक्लूजन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, उनको आप फॉलो कीजिए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो वो क्या कर रहे हैं ना आपको हमेशा पता रहेगा। ठीक है चलिए रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये जो भी स्पेस क्राफ्ट या फिर स्पेस सैटेलाइट जो भी हम इन शॉर्ट लॉन्च करते हैं ना, वो हम किसी ना किसी व्हीकल के थ्रू करते हैं। मतलब ये रॉकेट के अंदर डालते हैं और यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट फ्लाइट होती है, ये रॉकेट ऊपर चला जाता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये अंतरिक्ष में घूमने लगते हैं सैटेलाइट्स, और रॉकेट वापस गिर जाता है। दैट्स इट। अभी इसी रॉकेट के नाम होता है लॉन्च व्हीकल, अलग अलग लॉन्च व्हीकल होते हैं। जैसे कि हमारे पास मेनली हम यूज़ करते हैं GSLV, फिर PSLV, फिर SSLV। अभी इसमें भी स्टेजेस होते हैं। ठीक है, कि भाई स्टेजेस मतलब क्या है कि रॉकेट बना हुआ है, ये पार्टीशन होगा कि फर्स्ट स्टेज यहाँ पे सॉलिड फ्यूल, यहाँ पे लिक्विड फ्यूल, यहाँ पे गैशियस फ्यूल। ये स्टेजेस है। सबसे पहले इसका फ्यूल यूज़ होगा, फिर इसका, ये स्टेजेस होता है। दैट्स इट। तो जो GSLV है वो 3 स्टेज व्हीकल है। इसमें भाई सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर क्रायोजेनिक स्टेज हमने बनाया। क्रायोजेनिक मतलब गैशियस टाइप होता है। ठीक है, फिर PSLV है, 4 स्टेज व्हीकल है। इसके अंदर नीचे सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। फिर SSLV इसके अंदर 3 स्टेज है और ये तीनों की तीनों सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, दैट्स इट। फिर भाई हम जो ये न्यू बनाएंगे उसके लिए हम व्हीकल भी नया बनाएंगे, वो होगा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, और ये ज़्यादा पावरफुल होगा ऑफकोर्स। जो LVM है, LVM मतलब ये GSLV ही, उसका एक अलग वर्जन है। ठीक है, उसका हमने नाम बदल दिया था, दैट्स इट, LVM। LVM 3 से ये 3 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होगा, इनकी कैपेसिटीज़ और ज़्यादा पावरफुल होगी, और इनका फर्स्ट स्टेज होगा वो रीयूजेबल होगा। ठीक है चलो, इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। ठीक है, मेनली ये GSLV, PSLV एंड SSLV मैं हर बार आपको याद करवाता हूँ एक और बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। फिर भी कैबिनेट ने अप्रूव किया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है चलिए, ये देखो बकवास है एकदम ही, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। इसका मेन मोटो क्या है भाई, तो जो भी बायो इनोवेशन हो सकता है नेशनल एज वेल एज ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने के लिए हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट में, उसको हम लेके आएंगे। दैट्स इट। कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेन फोकस क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, तो इंडिया को ग्लोबल लीडर बना रहे हैं इन बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, और इंडिया को लेके जाना है बाय 2030 300 बिलियन की बायो इकोनॉमी तक। कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना है, और बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री लेके आना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो हम जो लाइफ इनिशिएटिव है, लाइफ मिशन है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको इसकी अलाइन है, और सर्कुलर इकोनॉमी का जो हमारा फोकस है उस पर भी ये अलाइन है। लाइफ मिशन क्या है, तो हम ऐसी लाइफस्टाइल जिएंगे जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होगी, उसको नुकसान नहीं कर रही होगी। और सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, सर्कुलर मतलब क्या है, सर्कुलर तो जो चीज़ हम बना रहे हैं उसी को रीयूज़ करेंगे, रिड्यूस करेंगे और रिसाइकल करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, सर्कुलर है। दैट्स इट। सिग्निफिकेंस क्या है भाई इस स्कीम का, जो बायोराइड हम स्कीम लेके आए हैं, बायो इनोवेशन के रिलेटेड बात करती है बायोराइड। हाँ, ये स्कीम को आप ज़रूर याद रखोगे, ये नाम को अब दूसरे क्वेश्चन में इसका नाम यूज़ कर पाओगे, बायो
इकोनॉमी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उधर आप ये नाम यूज़ कर पाओगे। इवन बायो इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बायो E3 हम अभी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। अगेन मैं बोलूँगा जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ है उनको फॉलो कीजिए। अश्विनी वैष्णव जी बायो E3 के ऊपर उनका वीडियो अभी अभी आया है, बायो E3, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी मिनिस्ट्री काम कर रही है, जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन है ना ज़्यादा बनता है। तो बायो E3 के ऊपर ये ज़्यादा काम कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि बायो के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उधर आप इस स्कीम के नाम को यूज़ कर सकते हैं कि कैसे हम बायो राइड के थ्रू इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है भाई? तो भाई बायो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी, इनोवेशन प्रमोट होगा, फिर इंडस्ट्रियल एकेडमिया की कोलैबोरेशन हो सकेगी, फिर इनकरेज हम करेंगे सस्टेनेबल बायो मैन्युफैक्चरिंग को, और एक्स्ट्रा म्यूरल फंडिंग भी आ सकती है हमारे पास। ठीक है, चलिए। फिर भाई कैबिनेट ने भाई अप्रूव किया है पीएम आशा स्कीम का कंटिन्यूएशन। दैट्स इट। पीएम आशा क्या है? फुल फॉर्म प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, चलो। अन्नदाता कौन होता है भाई? तो फार्मर को ही हम अन्नदाता बोलते हैं। तो उनका ये संरक्षण अभियान है। मेन पीएम आशा का फोकस होता है कि फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन करना। यहीं पे कहीं पे लिखा होगा, एक सेकेंड, हाँ ये रहा हाईलाइटेड ईयर, टू सर्व द फार्मर्स एंड कंज्यूमर मोर एफिशिएंटली। उनका प्रोटेक्शन करना, उनको अच्छे से काम में लाना। ठीक है, चलिए। देखो यहाँ पे ना ठीक से लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ से तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैंने पीछे लिख दिया है, उसको हम देख लेते हैं। आपको पढ़ना हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसीलिए डाला था। देखो पीएम आशा, उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? तो मेनली 5 कंपोनेंट है। सबसे पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम। देख लेना, हम ये फार्मर के और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं तो उसी के रिलेटेड बातें लिखी गई है। ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम फार्मर के लिए होता है कि फार्मर को हम ये इंश्योरिटी देखते हैं कि आप कुछ भी उगाइए, हम इस क्रॉप के ऊपर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, कि मतलब कम से कम इतना भाव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबके ऊपर नहीं मिलता है, कुछ के ऊपर मिलता है। एमएसपी हर एक के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अभी एमएसपी क्या होता है वही बता देता हूँ। सबसे पहले एमएसपी क्या है कि हम फार्मर को बोलते हैं कि ये 23 क्रॉप है, 23 है इसीलिए 23 एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। 23 क्रॉप है, इसको आप उगाइए। ये अगर मार्केट में कहीं पे भी नहीं बिके जाता है ना तो हम इसको खरीदेंगे और इतनी प्राइस पे खरीदेंगे। इसकी हम प्राइस भी बता देते हैं कि इसकी भाई 20 रुपया होगी, इसकी 50 रुपया होगी, प्राइस बता ही देते हैं। और ज़्यादातर फार्मर वही करते हैं कि जो क्रॉप एमएसपी के अंदर है ना उसी को उगाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मार्केट के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए और उनका क्रॉप ख़राब हो गया हो तो उनको प्राइस ना मिले, ऐसा कुछ भी ना हो। तो इसलिए इसी को उगाते हैं ज़्यादातर कि मार्केट के डिस्ट्रप्शन से बचा जाए। तो एमएसपी प्रोवाइड करता है। तो ये सपोर्ट स्कीम इज़ पार्ट ऑफ एमएसपी। ठीक है, सॉरी, एमएसपी इज़ पार्ट ऑफ सपोर्ट स्कीम। मतलब कि क्या है देख लीजिए। तो प्रोवाइड फार्मर्स विथ मिनिमम गारंटी प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, एग्जाम्पल कि भाई वीट हम आपके 12 kg में प्रोक्योर करेंगे। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ मार्केट प्राइस। हो सकता है मार्केट में 2 रुपये में भी चल रहा हो, बट हम तो 20 में लेंगे ही लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। फिर दूसरा है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसके अंदर क्या है? डेफिशिएंसी, नाम से याद रखना कि जब मार्केट प्राइस एमएसपी से कम हो जाए, एमएसपी 20 रुपया थी हमारी, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, और मार्केट प्राइस 18 हो गया है, तो जो 2 रुपये का गैप आया ना वो फार्मर को प्रोवाइड कर देगी गवर्नमेंट। दैट्स इट। तो यही मतलब है। व्हेन मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो द एमएसपी, गवर्नमेंट पेज द फार्मर्स डिफरेंस डायरेक्टली इनटू देन बैंक अकाउंट। ये डीबीटी है। ठीक है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाता है तो डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। फिर भाई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, कि कोई भी क्रॉप का भाव ज़्यादा बढ़ गया है या फिर ज़्यादा कम हो गया है तो उस क्रॉप को हम मार्केट में बाई करती है गवर्नमेंट या फिर सेल कर देती है ताकि प्राइस स्टेबल हो पाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझ लीजिए कि ऑनियन का प्राइस बहुत बढ़ गया है क्योंकि ऑनियन की शॉर्टेज है। शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगा, राइट। डिमांड एंड प्राइस का कॉमन रूल, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस एंड डिमांड, कॉमन रूल है ये इकोनॉमी का। तो अगर शॉर्टेज ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी। तो अब इस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? मार्केट में अपने क्रॉप को डाल देगी, उनके पास पड़ा होगा वेयर हाउस के अंदर। और सेम टाइम अगर बहुत ही ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई है, मार्केट में बहुत ज़्यादा माल आ गया है और प्राइस एकदम ही कम हो गई है, तो गवर्नमेंट मार्केट से वो थोड़ा सा माल उठा लेगी, अपने पास ले लेगी, ताकि प्राइस बरकरार रहे, सेम रहे, टूटे नहीं। फिर आखिरी है प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो ये जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, MIS,
PDPS, PSS, इन सब का यूज़ करते हुए जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड, कि प्राइस को आप स्टेबिलाइज करने के लिए कुछ भी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं वो। एंड आखिरी है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट। इसमें हम प्राइवेट प्लेयर को बोलते हैं कि यार आप ले लीजिए और आप स्टोर कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, फार्मर से कोई प्राइवेट फर्म होगी वो खरीद लेगी या फिर स्टोर करेगी। तो आपने पूरी तरीके से PM आशा को देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे यार लिखा हुआ है, मैं खामखा लिख रहा हूँ। PM आशा को आपने देख लिया, यही इसके कंपोनेंट है। अभी गलती मत करना, ठीक है। ये आपको सब कंपोनेंट भी पूछा जाता है तो आपको आता है। साथ ही साथ मैं ये फ़ोटोग्राफ भी इंस्टॉल कर दिया हूँ। ये मेरे MSP के बनाए हुए नोट्स हैं, थोड़े टाइम पहले के, वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया बट फिर भी नोट्स है। इसमें MSP का A to Z डेटा दे के रखा है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, सब कुछ दे रखा है। आपको समझ आए तो वेल एंड गुड, ना आए तो फाइन, कभी दूसरी बार न्यूज़ में होगा तब मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, सब कुछ है कि MSP रेकमेंड कौन करता है, अप्रूव कौन करता है, प्रोक्योर, अनाउंसमेंट, सब कुछ है। MSP के अंदर क्या क्या क्रॉप आते हैं, ये WTO के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट में आता है, कौन सी स्कीम के थ्रू, सॉरी कौन सी मेथड के थ्रू हम MSP डिसाइड करते हैं। अभी के लिए हमारी A2+FL चल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ये सब कुछ आप देख लेना अपने तरीके से। समझ में नहीं आता है तो मैं कभी बता दूंगा, और हाँ ज़रूरी हो आपको समझ नहीं है तो मुझे बताना, हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी शॉर्ट न्यूज़ है, नहीं एक न्यूज़ बाकी है हमारी। US फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भाई ब्रेक थ्रू ग्रांट किया है, ब्रेक थ्रू न्यूरालिंक के ब्लाइंड साइट के ऊपर। अभी भाई सबसे पहले तो न्यूरालिंक क्या है। भाई न्यूरालिंक एलन मस्क को आप पहचानते ही हो, वो काम कर रहे हैं कि ब्रेन में और चिप को, ब्रेन को और चिप को, जो कंप्यूटर चिप होती है उनको हम जोड़ेंगे और उसके रिलेटेड जो भी फिर बॉडी में हम कर सकते हैं वो करेंगे, दैट्स इट। अब ये चिप को हम अलग अलग तरीके से जोड़ पाएंगे। कैसे? इन्वेजिव, कि भाई ब्रेन के अंदर ही पूरा का पूरा डाल दिया, इन्वेड कर दिया ब्रेन के एरिया को। फिर नॉन इन्वेजिव, ब्रेन के बाहर आपने रखा है। थर्ड है पार्शियली इन्वेजिव, आधा डाल दिया आधा बाहर रखा है, दैट्स इट। ब्रेन में हम क्यों डालते हैं? समझ लीजिए कि मैं पैरालाइज्ड हूँ, हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा न्यूरो सेंस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल मुझे कोई डिसऑर्डर है। अभी मैं ये काम करूँगा चिप के थ्रू। ये देखो यहाँ पे भी इसने बताया हुआ है वही, कि मेरा ब्रेन होगा वो सिग्नल देगा कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर जो सिग्नल देगा मेरे हाथ में कोई रोबोटिक आर्म बम सेट होगी उसको, और मेरा हाथ काम करेगा मस्त नॉर्मल के जैसे ही। तो इसके जैसे काम कर सकता है, हालांकि इट इज़ वेरी रिस्की, ये हॉलीवुड मूवी के जैसे ही काम करता है, बट हाँ पोटेंशियल है, काम हो सकता है एक टाइम पे, डेफिनेटली ये सक्सेसफुल होगा। एप्लीकेशंस इसके मेडिकल में भी हैं कि आपको कोई बीमारी हो गई हो, फिर मेंटल वेलनेस में भी है। ये देख लेना, रियल टाइम आपको सब कुछ मेंटल कंडीशन पता चल सकती है कि क्या क्या दिमाग में दिक्कत चल रही है आपको। फिर डिफेंस में भी काम आ सकता है हमें। हम ऑटोनोमस सब कुछ सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दिमाग के अंदर आपने चिप डाली है फिर आप यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली चल सकता है। फिर गेमिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो सकती है। इशूज़ क्या क्या है? डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी। सोचिए अगर आपका दिमाग किसी ने टैप कर लिया तो साइबर क्राइम के थ्रू काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आपके सिग्नल कोई ट्रैप कर रहा है कोई बंदा, आप दिमाग में जो सोच रहे हो कंप्यूटर में जाने के पहले कहीं और पढ़े जा रहे हैं। एथिकल कंसर्न्स भी है कि भाई आपकी बॉडी है, कोई मशीन नहीं है। फिर सेफ्टी इश्यूज़ भी है कि आपके टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, ब्रेन में डालते वक्त आपका ब्रेन डैमेज हो गया, काफ़ी दिक्कत है। ठीक है, और इस न्यूरा लिंक के अंदर अभी न्यूज़ में क्या था, तो हमने ब्लाइंड साइट को अप्रूवल दे दिया है, इसके ब्रेक थ्रू को अप्रूवल दे दिया। इट इज़ स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल मोड। इससे क्या होगा कि कोई बंदा ब्लाइंड हो चुका है कोई दिक्कत के थ्रू, या फिर कोई जब पैदा हुआ उस वक्त किसी वजह से उसका विजन ब्लाइंड था, पूरी तरीके से नहीं, ठीक है, लो रिजोल्यूशन हो और फिर ज़्यादा ब्लाइंड हो चुका हो, हल्का सा तो दिखता ही हो। जो पूरी तरीके से पहले से ब्लाइंड था ना, उसको तो हम कभी ठीक ही नहीं कर सकते हैं, पर हल्का फुल्का दिखता हो तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो भाई उस लोगों को देखने को मिल जाएगा, दैट्स इट। ब्लाइंड को साइट देखने को मिल जाएगी। जो हल्का फुल्का पहले देख सकता था फिर ब्लाइंड हो चुका, या फिर कोई एक्सीडेंट के थ्रू ब्लाइंड हो चुका। काम का आपका न्यूरा लिंक ही था, वो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। न्यूरा लिंक के अंदर क्या काम है, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये मैंने आपको पूरा का पूरा वही बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी शॉर्ट न्यूज़ है हमारी, वो भी कुछ खास नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले करते हैं। तो भाई वन हॉर्न राइनोसोरस आप पहचानते ही हो इसे, ठीक है ना, इसका एक हॉर्न होता है इसलिए इसको वन हॉर्न बोलते हैं।
बाकी सबके 2 हॉर्न होते हैं, नॉर्मल होते हैं वो, 1 हॉर्न इज़ क्वाइट रेयर। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने उनकी रिपोर्ट रिलीज़ की है, स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट। उसमें बोला है कि भाई राइनो की जो हैबिटेशन है वो इम्प्रूव हो रही है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इम्प्रूव हो रहा है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या होता है भाई, 2 वाइल्ड लाइफ के एरिया है, ये एरिया 1, ये एरिया 2, इन दोनों के बीच में कोई रास्ता है नहीं जोड़ने का, तो हमने एक रास्ता बना दिया, ग्रीन रास्ता, ठीक है, ग्रीनरी वाला, कि किसी को जाना आना हो तो इसके थ्रू चला जाए, वो होता है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, कि उनका कॉरिडोर जाने आने के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा बड़ा है। तो हेराइनो के लिए अच्छी न्यूज़ है, उनकी पॉपुलेशन भी ग्रो मारी है, 4000 के क्रॉस कर दी है, ठीक है। ग्रेटर रवांडन राइनोसोरस को इधर देख लेते हैं क्या है। तो इनका भाई जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। कौन से एरियाज़ में पाए जाते हैं, तो नेपाल, इंडो नेपाल का जो तेराई रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल के रीजन में, असम के रीजन में। और हाँ, जितने भी इंडिया में पाए जाते हैं ना, अराउंड 4000 के आसपास है, 3500 4000, और 90% जितने सिर्फ कांजीरंगा नेशनल पार्क में है। कांजीरंगा नेशनल पार्क इज़ इन असम, ठीक है। ये यूजुअली अकेले रहते हैं, एक्सेप्ट फीमेल होती है वो किसी यंग के साथ रहती है। फिर ये इनकी जो टेरिटरी होती है वो लूजली डिफेंडेड होती है, मतलब स्ट्रिक्टली डिफेंड नहीं करते कि कौन मेरी टेरिटरी में आ गया, इट्स फाइन, थोड़ा सा लूजली डिफेंड करते हैं। इनका गेस्टेशन पीरियड 15 से 16 महीने तक का होता है, और ये एक काफ को 2 से 3 साल में एक बार बॉर्न देती है, अपनी जो फीमेल मदर होती है वो बर्थ देती है, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड। चलिए, और हाँ, अभी ये देख लेते हैं कि कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, तो दूसरे कौन से असम में नेशनल पार्क है, इससे हमारी जियोग्राफी और एनवायरनमेंट होता रहेगा। मैंने ये फ़ोटो इंक्लूड किया है, ये वाला। थोड़ा सा देखो कन्फ्यूजन हो तो इग्नोर करना, अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैंने ही दूसरा एरिया कट कर दिया, ठीक है। अभी जो हमारे सामने है वो सिर्फ और सिर्फ असम है, उसको देखते हैं। देखो ये रेड वाला जो मार्क है वो असम का एरिया है। अभी यहाँ पे कौन कौन से हमें नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं, तो राइट से लेकर लेफ्ट में जाएंगे। राइट में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है रेमोना, तो रेमोना नेशनल पार्क, आर फॉर रेमोना। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे मानस नेशनल पार्क दिखता है, ठीक है, मानस। फिर और आगे बढ़ते हैं, मानस से आगे जाते हैं तो ओ फॉर औरांग, फिर एन, देन और आगे जाते हैं तो यहाँ पे नीचे की बाजू काजीरंगा देखने को मिलता है, काजीरंगा। देखो ये नीचे ऊपर मैं क्या बोल रहा हूँ वो बताया नहीं, ये बीच, असम के बीचों बीच से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, तो बस उसी के मैं नीचे ऊपर बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ब्लू लाइन इज ब्रह्मपुत्र। फिर और आगे जाते हैं तो ऊपर की बाजू नामेरी मिल जाएगा, एंड फिर आखिरी में डिब्रू शेखपोवा और दिहिंग पतकई, ये यहाँ पे कट हो गया मेरे से गलती से, इट इज़ दिहिंग पतकई, ठीक है, हो गया। ये यहाँ पे डिब्रू शेखपोवा और यहाँ पे दिहिंग पतकई, तो ये बन गया आपका, ठीक है। असम के सारे नेशनल पार्क आपके हो गए। कोड क्या बन गया आपका, RMOKNDD, आर फॉर रेमोना, एम फॉर मानस, ओ फॉर ओरांग, के फॉर काजीरंगा, एन फॉर नामेरी, डी फॉर डिब्रू शेखोवा, एन डी फॉर दिहिंग पतकई, ठीक है। ये हम राइट टू लेफ्ट गए, वेस्ट टू ईस्ट गए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखो जो भी न्यूज़ में ना आप ऐसे ही करते रहोगे ना तो भी आपकी जियोग्राफी स्ट्रांग होगी। एग्ज़ाम के 10-12 दिन पहले आप करोगे वो रट्टाबाजी होगी, हाई चांस है कि आप भूलोगे, ठीक है। फिर भाई उसके नीचे वाली न्यूज़ है सरकम म्यूटेशन। क्या होता है सरकम न्यूटेशन, सॉरी इट्स एन न्यूटेशन। तो कोई भी प्लांट अगर जिग जैग में या फिर स्पाइरल में ग्रो करता है ना, उसको हम सरकम म्यूटेशन बोलते हैं, न्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। आपने ये प्लांट देखे ही होंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल है सनफ्लावर, वो जिग जैग में ग्रो करता है। ऐसा करते क्यों है प्लांट, ताकि भाई एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। ऐसा ना हो कि एक के ऊपर एक चढ़ गया, दूसरे को सनलाइट मिल ही नहीं रही है, तो सबको इक्वली सनलाइट मिल जाए, सबको इक्वली शेड कोई में कोई ना आ जाए। ये सब देखने के लिए ये सब इसका ग्रो इस तरीके से होता है, ठीक है, या तो जिगजैग या फिर अपना स्पाइरल में, तो इसी को हम बोलेंगे सरकम न्यूटेशन। फिर भाई है फेरमोन। आपने कीड़े मकोड़े देखे होंगे जो ऐसे चलते जाते हैं कि ये आगे चल रहे हैं और यहाँ पे दूसरी लाइन पीछे से आ रही होगी, ऐसे आगे पीछे जाते होते हैं, उनका वो रास्ता तय होता है और एक के पीछे ही एक होता है, एकदम परफेक्ट बाउंड्री, कि एक ऐसा ऊपर होके नीचे गया तो दूसरा भी सेम टू सेम ऊपर होके ही नीचे जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये कभी सोचा है? तो भाई कायदे से ना ये जब भी जाते हैं ना तो अपने पीछे एक केमिकल छोड़ते जाते हैं जो होता है फेरमोन।
इसी केमिकल को सूंघते हुए उनके पीछे जो चींटी होती है, मकोड़ा होता है, वो भी सेम इसी केमिकल के चलते चलता है। और ये केमिकल इनके फूड से लेकर के इनका घर का जो रास्ता होता है वहाँ तक सब छोड़ते जाते हैं। तो ये बस जब आगे जाएंगे तो चींटियाँ, तो ये छोड़ती जाएगी और फिर ये इनको फॉलो करेंगी आने वाली, अगेन ये सेम पाथ फॉलो करते हैं। तो भाई फेरोमोन इज़ अ केमिकल सिग्नल्स जो कि चींटियाँ या फिर मकोड़े रिलीज़ करते हैं, एंड्स रिलीज़ करती है, ठीक है। और इसके साथ ये काम क्या आता है, तो भाई फूड को ढूंढने के लिए, रास्ता बताने के लिए, साथ ही साथ जो अपोजिट सेक्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे सब में काम आता है, ठीक है। न्यूज़ में क्या था भाई, तो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है सस्टेनेबल फेरोमोन डिस्पेंसर, जिसके थ्रू ये फेरोमोन को रिलीज़ करने को कंट्रोल कर पाएंगे हम, यानी कि हम इन शॉर्ट आर्टिफिशियली फेरोमोन रिलीज़ करेंगे ताकि पेस्ट कंट्रोल करवा पाए। सारी जो एंड्स है या फिर पेस्ट है उनको हम इस आर्टिफिशियल फेरोमोन से बुला लेंगे और हमने एक स्टिकी ट्रैप रखा होगा, स्टिकी मतलब जैसे गम जैसा कुछ होगा, यहाँ पे जैसे ही आएंगे ये चिपक जाएंगे। इट इज़ एनएथिकल, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ कि ऐसा हमने किसी इंसेक्ट के साथ या फिर चींटियों के साथ करना चाहिए, बट स्टिल हमने ये डेवलप किया है और पहले से काफ़ी टाइम से ये डेवलप हो चुका पड़ा है, ठीक है। फेरोमोन्स दूसरा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बॉडी फ्लूइड्स, यूरिन, स्वेट्स, एक्सोक्रीन जो भी ग्लैंड है, म्यूकस है, जेनेटिकल, यहाँ सब में देखने को मिलता है। इंसेक्ट्स भी यूज़ करते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रेडेटर के बारे में वार्न करने के लिए और फूड भी ढूंढने के लिए, ओके। तो फेरोमोन अब भी आपको पता है, अभी आप चींटी देखोगे ये ज़रूर याद करना कि ये फेरोमोन है यहाँ पे। चलिए, और हाँ PYQ थीम में यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो ऐसा पूछा जाता है इसलिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। और जिसके बाजू में नहीं लिखा हूँ तो ऐसा नहीं पूछा जाने के चांस है, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, या फिर इसके जैसा पहले नहीं पूछा गया है इसीलिए। यहाँ पे PYQ थीम मैंने क्यों लिखा है, तो इससे पहले हमने पूछ लिया है PFAS 24 में ये क्वेश्चन था, फ्लोरीफ्लोरोनिक अल्कालिन सब्सटेंस ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में पूछ लिया था कि ये क्या होता है, कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हो सकता है इस बार फेरोमोन पे कोई पूछ ले। फिर ये सरकमम्यूटेशन, तो ये एनवायरनमेंट की टर्म है, तो ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो ये सब मैं लिखता हूँ तो ऐसे ही नहीं लिखता हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसके ऊपर। फिर भाई नीचे हाँ नीचे ये न्यूज़ काम की है, अमेज़ॉन रिवर। मैंने 50 बार ये आपको फ़ोटो दिखाई है, अगेन दिखाएंगे, क्योंकि अमेज़ॉन रिवर ही न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, तो सर अमेज़ॉन रिवर की वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी है सोलिमोनोस, याद रखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन देखने को मिल रही है हमें, साथ ही साथ इन्हीं के बाजू में एक लेक तिफे होती है, वो भी ड्राइड अप हो गई है, इसलिए ये एरिया न्यूज़ में है। अमेज़ॉन रिवर का आप सोचिए, उसकी ट्रिब्यूटरी 1100 के आसपास है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, एक मेन रिवर है उसके साथ छोटी छोटी जो जुड़ रही है, छोटी छोटी स्ट्रीम, उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। फिर यही रिवर के अंदर अंत में अगर ये इस रिवर के अंदर से निकलती है दूसरी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ये रिवर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और जो ऐड हो रही है उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, निकल रही है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी। तो इसकी 1100 के आसपास ट्रिब्यूटरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर अमेज़न रिवर कहाँ पे ड्रेन हो जाती है, तो अटलांटिक ओशन में ये ड्रेन हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राज़ील, ऐसे ये निकलती है और यहाँ पे ड्रेन हो जाती है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं बेसिन में, हाँ साथ ही साथ ये लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, इसका बेसिन सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन सी है मुझे ये बताइए आप, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है भाई पूरे वर्ल्ड में। हाँ चलो अमेज़न रिवर को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे नॉर्मल मैप भी डाल दिया ताकि आपको थोड़ा इजीनेस रहे देखने में। देखिए अमेज़न रिवर हमारी एंडीज़ माउंटेन रेंजेस से निकलती है, ठीक है। एंडीज़ माउंटेन रेंज कहाँ पे, तो ये इस इधर मैप में देखना, ठीक है, पेन किधर गया, ये वाले में, ये साउथ अमेरिका है ना, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी एक माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। इट इज़ एंडीज़ माउंटेन रेंज, ये आप मैंने देख रहे हो ना लाल मार्क में किया हुआ है, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड में ये एंडीज़ माउंटेन रेंज है, ठीक है। यहाँ से निकलती है पेरू के, यहाँ से पेरू, यहाँ वाले एरिया से, फिर पेरू से होते हुए ये सब बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ पे जाके अटलांटिक ओशन में ख़त्म हो जाती है। अभी कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें जुड़ जाती है, तो देखो पेरू के ऊपर की इक्वाडोर जुड़ जाएगी, उसके ऊपर की कोलंबिया भी जुड़ जाएगी, फिर वेनेजुला, फिर गुयाना, फिर सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील एंड बोलिविया। यानी कि सब की जो ऊपर की, ये जो इधर के देख लीजिए, यहाँ के ऊपर की सारी यहाँ से जुड़ रही है, ठीक है।
ये नीचे वाला एरिया नहीं जुड़ रहा है, इसको इरेज मारो, ये ऊपर वाला सारा जुड़ जाएगा। ठीक है, याद आपको कैसे रखना है वो मेन है। तो देखो ये तो 3 आपको याद रह जाएगा कि ब्राज़ील, बोलिविया और पेरू, ये 3 तो लाइन में ही है। ठीक है, तो ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, 3 याद में हो गया। फिर नीचे ऊपर वाला हम देखते हैं, ये वाला एरिया, गुयाना वाला एरिया। तो देखो गुयाना है, फिर सूरीनेम है, और फिर दूसरा है फ्रेंच गुयाना। तो सेम नाम हो गया ना, गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना, तो सेम नाम। तो ये 3 भी आपको याद रह जाएगा। अगेन ये 3 भी इरेज हो गए, 1 2 3। अभी बचे अगले 3, तो वो है इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुला। इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला हो गए। तो ये है अमेज़न बेसिन, पूरा का पूरा, हर एक कंट्री आपको याद रह गई है। ठीक है, ऐसे ही हमें भाई आपको बताना होगा। तो ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, और उन दोनों के बीच में सूरीनाम। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, तो इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला हो गया। और एंडीज माउंटेन रेंज भी आपको याद रहेगी, लेफ्ट हैंड में एंडीज माउंटेन रेंज है, जहाँ से हमारी पेरू में से अमेज़न रिवर निकलती है। ठीक है, चलिए दूसरे एरियाज भी, दूसरा भी देख लेते हैं भाई। एंडीज माउंटेन रेंज के साथ साथ यहाँ पे क्या है, तो एंडीज माउंटेन रेंज के बीच में ही अटाकामा डेजर्ट पड़ता है। फिर राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड हमें मिलेगा, ये एरिया मैंने मार्क करके रखा है। ऊपर की बाजू जाएंगे तो गुयाना हाईलैंड मिलेगा, क्योंकि गुयाना कंट्रीज़ है। और एकदम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पेंटागोनिया डेजर्ट देखने को मिलेगा, जो कि पार्ट है अर्जेंटीना का। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ऊपर की बाजू फिर ग्रासलैंड्स देख लेते हैं। तो कतिंगाज ब्राज़ील के अंदर, पेम्पाज अर्जेंटीना के अंदर, फिर लानोस एंड सेल्वास ऊपर के एरियाज़ के अंदर। ठीक है, गुयाना वाले एरियाज़ में और वेनेजुला वाले एरियाज़ में। ओके, दैट्स इट, इतना ही है काफ़ी, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अभी कौन सा न्यूज़ मैंने कवर नहीं किया, ट्रेडमार्क। भाई ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी हमने एक भाई ऐप बना दी है, चैटबॉट बना दी है AI ML का यूज़ करते हुए, सारथी चैटबॉट, जो कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बता देगा कि ऑलरेडी इस नाम के ऊपर किसी ने ट्रेडमार्क ले रखा है या फिर ट्रेडमार्क नहीं ले रखा है, तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या होता है भाई, ये नाम हो सकता है जैसे कि डोमिनोज़, कि आप डोमिनोज़ नाम का दूसरा चालू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्योंकि वो किसी का ऑनरशिप है। डोमिनोज़ आप नहीं कर सकते हो, इट इज़ ट्रेडमार्क। फिर किसी की टैगलाइन हो, जैसे कि मैकडोनल्ड्स की टैगलाइन आई एम लविंग इट, तो वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो उसका है। इट्स ऑल आर ट्रेडमार्क। तो ये ऐप आपको बता देगी कि कोई ऑलरेडी ट्रेडमार्क कोई रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। ये क्या फ़ायदा होगा, बिजनेसेस को ईजीनेस रहेगी कि यार ये रजिस्टर्ड है तो इस पर काम नहीं करना है। फिर भाई चंद्रयान 4 हमने 3 तो लॉन्च कर ही दिया, अभी हम 4 भी रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। इसमें हम अगेन चंद्र के ऊपर अपना सैटेलाइट भेजेंगे, अपना स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे, फिर साथ ही साथ वापस भी लेके आएंगे कुछ उधर से सैंपल्स रिटर्न करेंगे अर्थ के ऊपर बैक। कब तक ये प्लान है, तो 2040 तक प्लान है। कब तक, कितने टाइम लगेगा बनने में, 36 महीने जितना टाइम लग जाएगा, मतलब 3 साल। ठीक है, बकवास ने, चलो आगे देख लेते हैं। फिर NPS वात्सल्य, नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य, इसमें आपका अगर कोई 18 साल से नीचे का कोई माइनर सिटीज़न है, वो चाहे तो मंथली पेंशन रख सकता है। मंथली पेंशन मतलब तभी से शुरू कर सकता है कि भाई मेरा 1000 मंथली रख लो, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा 60 साल के ऊपर का, तब मुझे इसमें से पेंशन देना। दैट्स इट। तो इट इज़ इन्वेस्टमेंट स्कीम माइनर्स के लिए, कोई माइनर्स भी शुरू कर सकता है अगर उसे रखना है तो। ठीक है, मिनिमम अमाउंट 1000 होना चाहिए पर एनम, हाँ, साल में 1000, और मैक्सिमम जितना रख सकते हो रख लो। फ़ायदा क्या होगा कि बुढ़े हो जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। दैट्स इट। रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कौन करा है, तो PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, तो बहुत सारी जगह में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर दिया, कॉर्पोरेट डेट में, इक्विटी में, कहीं पे भी डाल देते हैं। ठीक है, मेजर फंड एम क्या है, तो आपके भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाएगी कि आप ओल्ड एज हो गए तो डिग्निफाइड लाइफ जी पाओगे। ये हो सकता है कि आपका चाइल्ड नाकारा निकले, आपको निकाल दे, बट स्टिल यू हैव पेंशन। फिर भाई इंडिया डेनमार्क के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने साइन की है। मेन फोकस क्या है कि हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप को और बढ़ाएंगे और ग्रीन ग्रोथ करेंगे। ग्रीन क्या होता है आपको पता है, ठीक है ना, जिधर एनवायरनमेंट को नुकसान न हो रहा हो। मेन फोकस क्या रहेगा इसमें ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, तो जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको मीट करना है और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी मीट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए ये पार्टनरशिप है, जॉइंट एक्शन प्लान हम इसके अंदर बनाएंगे ऑन 21 to 26 ऑलरेडी हमारा चल रहा है। चलिए हटाइए, कुछ खास नहीं है। फिर आखिरी है
AVGC XR सेक्टर मुंबई के अंदर ये ऑलरेडी सेटअप किया हुआ, सॉरी हम इसको सेटअप करेंगे। मेन फोकस हमारा क्या है यहाँ, सॉरी पहले से ये जो सेक्टर है ये कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है। ये काम क्या करेगा, तो भाई गेमिंग, विजुअल इफेक्ट, एनिमेशन, इन सबको ये बढ़ाएगा, ठीक है, नए नए स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करेगा और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। दैट्स इट, यही इसका काम है। फ़ायदा क्या होगा इसके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा अराउंड 2.5 लाख पीपल को, इससे फिर इकोनॉमी भी जनरेट होगी। देखो हम जो गेम खेलते हैं वो गेम कहाँ की आती है यूजुअली, कोरिया की खेलते हैं, चाइना की खेलते हैं, या फिर USA की खेलते हैं, यूरोपियन नेशंस की। हमारे यहाँ पे क्योंकि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इसके ऊपर ज़्यादा काम कर रही हो, ये हम बना रहे हैं, तो हो सकता है ये आएगी और कुछ अच्छा लेके आए और हम देखो सोचो कितना पैसा जनरेट हो सकता है, ह्यूज पोटेंशियल है इसके अंदर। तो बस इसी के लिए हम सेटअप किए हैं AVGC XR सेक्टर इन अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 8। और हाँ, ये कंपनी का नाम क्या है भाई, तो नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। इसका मेन फोकस यही होगा, AVGCR सेक्टर। ठीक है, चलिए ये सब कुछ कवर हो गया मेरे ख्याल से, राइट? हाँ, हो गया सब कुछ कवर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसका चैट ग्रुप की भी लिंक उसके अंदर ही है, ठीक है? सुनने के लिए शुक्रिया, जय हिंद। और हाँ, वीडियो यार बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं छोटे छोटे डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करता हूँ। इफ़ यू डोंट लाइक इट प्लीज़ टेल मी, आई वॉन्ट डू दैट। ओके, चलिए, सुनने के लिए शुक्रिया, जय हिंद।